Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. प्रीवियस वीडियो में आप सबके कमेंट्स आए थे कि मैम आप इंग्लिश में बताइए। तो देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ। तो मैं इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट, जैसे हर एक क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, मैं उसको आपको इंग्लिश में उसके वर्ड्स बता दूंगी, ताकि अगर आप आपकी बुक में सर्च करेंगे तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीपीसी की एमसीक्यू की पार्ट 3 सीरीज। अगर आपको और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज की सीरीज देखनी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। क्वेश्चन 1, दीवानी प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी आदेश को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए धारा 2 सबसेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, ऑप्शन डी सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। इसका आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। देखिए, आदेश मीन्स ऑर्डर, तो ऑर्डर जो है वो सीपीसी के कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? तो वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। ठीक है, उसमें बताया गया है आदेश से अभिप्राय है दीवानी न्यायालय के विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो डिक्री नहीं है। अगर आप इसको इंग्लिश में समझें तो वो कोर्ट का ऐसा डिसीजन जिसको एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स में उतारा गया है, बट ये एक ऑर्डर है, डिक्री नहीं है। मतलब जो कोर्ट का जजमेंट होता है, जो डिसीजन होता है, उसको लिखा जाता है बट वो डिक्री नहीं होता है, तो वो क्या होता है? वो ऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 सबसेक्शन 17 के अनुसार निम्न में से कौन सार्वजनिक अधिकारी नहीं है? नहीं है। ऑप्शन ए तहसीलदार, ऑप्शन बी न्यायाधीश, ऑप्शन सी अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, ऑप्शन डी सरपंच। इसका आंसर है ऑप्शन डी सरपंच। देखिए, आप जब मतलब ये पढ़ेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 जो कि पब्लिक ऑफिसर के बारे में डेफिनेशन देता है, जो सेक्शन 2 है उसमें मेनली सारी डेफिनेशंस दी हुई है। आपको उन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर सब सेक्शन में से एक ना एक क्वेश्चन आया ही है। जो सेक्शन 2 है वो काफी इम्पोर्टेंट है, उसमें से डिक्री के क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो दूसरे सेक्शन है उनसे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप इस सेक्शन को देखेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 जिसमें पब्लिक ऑफिसर को डिफाइन कर रखा है, तो उसमें A to H पूरी एक लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन से ऑफिसर्स जो है पब्लिक ऑफिसर की लिस्ट में आते हैं। तो जब आप उस लिस्ट को देखेंगे तो आपको तहसीलदार भी मिलेगा, न्यायाधीश भी मिलेगा, अखिल भारतीय सेवा का सदस्य मिलेगा, बट सरपंच जो है ये किसी पॉइंट में नहीं आएंगे। मेनली सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में बताया गया है पब्लिक ऑफिसर वो है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, एक तरीके से जो गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं और गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं फॉर अ पब्लिक, मतलब पब्लिक के लिए काम करेंगे बट उनको सैलरी जो है गवर्नमेंट देगी। बट जो सरपंच होता है, आप देखिए, उसको गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है। देखिए, तहसीलदार, न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, इनको मेनली अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, बट सरपंच जो है वो इलेक्शन से आता है, वोटिंग से आता है, तो इसको गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती, तो ये पब्लिक ऑफिसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लोक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए हर न्यायाधीश, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य, ऑप्शन सी हर अधिकारी जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है, ऑप्शन डी मिलिट्री का राजपत्रित अधिकारी किंतु सरकारी सेवा में नहीं है। देखिए, अभी हमने देखा सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में, जैसे ही आप उसको पूरा पढ़ लेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से अधिकारी जो है पब्लिक ऑफिसर में आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मिलिट्री का राजपत्रित अधिकारी किंतु सरकारी सेवा में नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट जॉब में है, जिनको गवर्नमेंट सैलरी देती वो आएंगे। तो इसमें ऑप्शन डी जो है मिलिट्री का राजपत्र, तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर तो है बट ये सरकारी सेवा में नहीं है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लघु वाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ है?
ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालय के, ऑप्शन बी केवल जिला न्यायालय के, ऑप्शन सी न तो ए और न बी के, ऑप्शन डी न ए और बी दोनों के, ऑप्शन डी ए और बी दोनों के। इसका आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों के। देखिए लघुवाद न्यायालय मीन्स माइनरिज्म, जो नीचे लेवल के जो कोर्ट होते हैं, मीन्स जो लो लेवल के कोर्ट होते हैं, उनके बारे में बात करी गई है। तो देखिए अगर आप एक चेन देखें तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, उसके बाद जो अपने ये लघुवाद न्यायालय मीन्स माइनरिज्म जो कोर्ट होते हैं वो आते हैं। तो देखिए जो माइनरिज्म कोर्ट है उनके ऊपर जिला न्यायालय भी आता है और उच्च न्यायालय भी आता है। दोनों कोर्ट की पावर होती है कि उसमें इंटरफेयर कर सके, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो जो माइनरिज्म कोर्ट है, लघुवाद न्यायालय है, वो उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय दोनों के अधीनस्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से असुमेलित कौन है? ऑप्शन ए राजस्व न्यायालय धारा 5, ऑप्शन बी प्रांतीय लघुवाद न्यायालय धारा 7, ऑप्शन सी न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता धारा 9, ऑप्शन डी प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय धारा 8। इसका आंसर है ऑप्शन सी न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता धारा 9। देखिए असुमेलित मीन्स ये समझे कौन सा ऑर्डर जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें ए बी और डी ऑप्शन जो है वो सही है, बट ऑप्शन सी जो है न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता, ये धारा 6 में बताया गया है, 9 में नहीं बताया गया है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक पक्षकार जो व्यवहार प्रकृति का विवाद रखता है उसे अधिकार है कि वह वाद प्रस्तुत कर सकता है यदि वाद का संज्ञान ऑप्शन ए अभिव्यक्त रूप से वर्जित नहीं है, ऑप्शन बी विविक्षित रूप से वर्जित नहीं है, ऑप्शन सी अभिव्यक्त एवं विविक्षित रूप से वर्जित है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए अभिव्यक्त रूप से वर्जित नहीं है। देखिए इसमें बात करी गई है, इंग्लिश में मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ। संज्ञान मीन्स कॉग्निजेंस, उसके बाद अभिव्यक्त रूप से वर्जित नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉट एक्सप्रेसली फॉरबिडन, और जो विविक्षित रूप से वर्जित है इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो जैसे आपको ये वर्ड समझ आएंगे, आपको समझ आएगा कि इसके सीपीसी के सेक्शन 9 में ये सब चीज डिफाइंड है, बताया गया है कि आप कोई सा भी वाद जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, पर कौन सा नहीं कर सकते, वो है जो एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय लॉ है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये आप नहीं कर सकते। बट इसके ऑप्शन ए में बताया है अभिव्यक्ति रूप से वर्जित नहीं है, ये जो वाद है नॉट एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय लॉ, ये वाद आप ला सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सिविल न्यायालय को किन वादों के विचारण की अधिकारता है? मतलब जो सिविल कोर्ट है उनको किस किस केस को जुरिस्डिक्शन में या विचार करने की अधिकारता में आते हैं, मीन्स किस किस केस को डिसाइड करने के उनको अधिकार है। ऑप्शन ए सिविल प्रक्रिया के सभी वाद, ऑप्शन बी सभी सिविल प्रक्रिया के वाद सिवाय जिनमें संज्ञान लेने पर अभिव्यक्त रोक नहीं है, ऑप्शन सी सभी सिविल प्रकृति के वाद सिवाय जिनमें संज्ञान लेने पर विविक्षित रोक नहीं है, ऑप्शन डी उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विविक्षित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रकृति के वाद। तो देखिए अभी अपन ने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था कि अभिव्यक्ति रूप से वर्जित नहीं है, मतलब नॉट फॉरबिडन बाय लॉ जो है वो जो है केस डिसाइड कर सकते हैं, वो सिविल प्रक्रिया संहिता में आते हैं। तो वो ही ऑप्शन डी में बताया गया है, उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विविक्षित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रकृति के बाद, मीन्स जो फॉरबिडन बाय लॉ है और जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, उनके अलावा जो भी केस है वो जो है सिविल कोर्ट डिसाइड कर सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विविक्षित रूप से वर्जित है,
सभी सिविल प्रकृति के वाद। सारे केस डिसाइड कर सकते हैं सिविल कोर्ट जो भी सिविल नेचर के हैं, बट जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और जो फॉरबिडन बाय लॉ है, नॉट एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय लॉ है, वो उनको छोड़कर जो सारे सिविल नेचर के केसेस हैं उनको डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध का प्रावधान दिया गया है? तो ऑप्शन ए सेक्शन 8, ऑप्शन बी सेक्शन 9, ऑप्शन सी सेक्शन 10, ऑप्शन डी सेक्शन 11। इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 9। जो अभी अपन प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा सेक्शन 9 के बारे में, वो क्या डिफाइंड है, कौन से सेक्शन में डिफाइंड है वो पूछा है, तो वो सेक्शन 9 में डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रक्रिया का नहीं है? ऑप्शन ए किसी निर्वाचन को अवैध घोषित करने का वाद, ऑप्शन बी पूजा के अधिकारों से संबंधित वाद, ऑप्शन सी जाति के इस नियम का पालन करने के लिए वाद कि जब किसी लड़की की शादी हो तो वह जाति को कोई राशि दे, ऑप्शन डी विनिष्ट अनुतोष के अधिकारों से संबंधित वाद। इसका आंसर है ऑप्शन सी जाति के इस नियम का पालन करने के लिए वाद कि जब किसी लड़की की शादी हो तो वह जाति को राशि दे। देखिए आप सेक्शन 9 जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से जो है वो सिविल नेचर के केसेस हैं। तो देखिए किसी का निर्वाचन अवैध है, मीन्स इंजक्शन लेना है, कोई इलीगल कोई प्रॉपर्टी है तो उसके खिलाफ आप ला सकते हैं। पूजा के अधिकारों से संबंधित आप ला सकते हैं, और भी जो दूसरे हैं उसमें ला सकते हैं। बट किसी लड़की की शादी हुई है और बोला जा रहा है कि आप इस कास्ट को कुछ पेमेंट करो, कोई राशि दो, तो ये सिविल नेचर का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रकृति का वाद नहीं है? ठीक है, वापस से वही पूछा गया है कि सिविल सीपीसी में कौन सा केस नहीं आएगा। ऑप्शन ए एक वाद जिसमें संपत्ति संबंधी अधिकार प्रतिवादित है, ऑप्शन बी एक वाद जिसमें किसी पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है, ऑप्शन सी एक जातीय भोज के निमंत्रण में उसी जाति के सदस्य को अलग रखने पर उसके द्वारा प्रस्तुत वाद, ऑप्शन डी जाति के सदस्य को जाति से निष्कासित करने पर उसके द्वारा प्रस्तुत वाद। तो देखिए ऑप्शन सी जो है वो सिविल नेचर में का केस नहीं है। एक जातीय भोज के निमंत्रण में उसी जातीय के सदस्य को अलग रखने पर उसके द्वारा प्रस्तुत वाद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि किसी एक कास्ट को लेके अगर कुछ भी अपन केस कर रहे हैं, भले ही वो केस हुआ कि लड़की की शादी है तो आप पेमेंट करो, या किसी को उस कास्ट में से निकाल दिया जाता है, या उसको निमंत्रण नहीं दिया जाता है किसी कास्ट के खाने में, या कास्ट का जो मतलब निमंत्रण नहीं भेजा जाता है, तो उसके खिलाफ आप कोई केस नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपको कास्ट से निकाल दिया जाए तो आप केस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 के अधीन किसी वाद के इसके समक्ष लंबित रहने के दौरान न्यायालय दूसरे वाद को ऑप्शन ए ग्रहण और इसका विचारण कर सकता है, ऑप्शन बी ग्रहण और इसका विचारण नहीं कर सकता है, ऑप्शन सी ग्रहण तो कर सकता है पर उसके विचारण की कार्यवाही नहीं कर सकता है, ऑप्शन डी न तो ग्रहण कर सकता है और न ही कार्यवाही कर सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी ग्रहण तो कर सकता है पर उसके विचारण की कार्यवाही नहीं कर सकता है। देखिए ये आपको सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी में मिलेगा कि अगर कोई एक केस है, किन्हीं दो पार्टी का ए और बी का कोई केस चल रहा है, अब वो एक और नया केस कर देते हैं, पार्टी सेम है, जो वाद का कारण है वो भी सेम है, तो जो कोर्ट है वो ग्रहण तो कर सकती है, उस पिटीशन को ले तो सकती है, बट उस पे कोई प्रक्रिया नहीं कर सकती, उस पे विचारण की कार्रवाई नहीं कर सकती। समझिए, आप जब ये सेक्शन 10 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है बिटवीन द सेम पार्टी एंड बिटवीन द सेम केस, मतलब वो ही पार्टी है और वो ही सब्जेक्ट मैटर है और कोई और केस है उसी पार्टी से रिलेटेड, तो उस केस को वो कोर्ट एडमिसिबल तो कर लेगी, ले तो लेगी, बट उसके बारे में विचार नहीं कर सकती है। ठीक है, जब पहला वाला वाद चल रहा हो तब अगर वो पार्टी जो है दूसरा केस कर देती है, सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए, तो जो कोर्ट है वो
जब पहला वाद चल रहा है तो दूसरा केस ले तो सकती बट विचार नहीं कर सकती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय के धन संबंधी क्षेत्राधिकार की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के अंतर्गत, ऑप्शन बी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 5 के अंतर्गत, ऑप्शन सी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 के अंतर्गत, ऑप्शन डी सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 3 के अंतर्गत। इसका आंसर है ऑप्शन ए सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 6 के अंतर्गत। जो धन संबंधी वो प्रक्रिया है, चर्चा जो की गई है वो धारा 6 के अंदर की गई है। मीन्स जो पेनिक्यूरी जुरिस्डिक्शन जो होती है कोर्ट की, कि कौन से अमाउंट तक एक कोर्ट जो है केस डिसाइड कर सकती है, ये धारा 6 में बताया गया है सीपीसी की। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू शेयर योर कमेंट्स। बाय।